नमस्कार दोस्तों। तो अब पिछले वीडियो में हमने देखा था डेफिसिट मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके हमने सारे एस्पेक्ट समझे थे कि डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन कौन से डेफिसिट होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये सब देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार ने डेफिसिट मैनेजमेंट के तहत ही एफआरबीएम एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ था कि कोई भी चीज जैसे आती है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। ठीक है। तो क्या हुआ था कि 2000 में, सन 2000 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6% ऑफ जीडीपी था। तो इस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या हुआ कि ऐसा बोला गया कि भाई आगे ये 6%, अभी जो 6% है, ये 6% से कहीं ये 10%, 20%, 12% इतना ना पहुंच जाए, इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, एक समिति बनाई गई 2000 में। ठीक, डॉक्टर ई ए एस शर्मा की अध्यक्षता में। ठीक। तो शर्मा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने कुछ चीजें एनालिसिस करी। ठीक है, डेटा जुटाया, बहुत सारी चीजें करी और फिर उन्होंने एक कहना चाहिए कि प्रस्ताव टाइप सा बनाया और उसी के बाद फिर ये एफआरबीएम एक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब हम समझते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्या चीज लिख देता हूँ, इसका बैकग्राउंड लिख देता हूँ। 2000 में फिजिकल डेफिसिट 6%, 2000 में फिजिकल डेफिसिट कम करने हेतु एक समिति अंडर ई ए एस, डॉक्टर ई ए एस शर्मा की अध्यक्षता में, ठीक है, ये समिति बनाई गई। अच्छा, एक कोट है मेरे पास कि एक अनंत कुमार, आपने सुना होगा, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह। तो उनका कहना है कि हम कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल जाते तो नौकरी करनी पड़ती, नौकरी में अनपढ़ को कोई नहीं रखता, लेकिन विधायक में रख लेता है। सही बात है। तो हम सब जो हैं इन मूर्खों के लिए काम करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। तो 2003 में आया एफआरबीएम एक्ट फॉर फिजिकल डिसिप्लिन। टारगेट था फिजिकल डेफिसिट को बिलो 3% ऑफ जीडीपी करना है, एलिमिनेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट इन अ फेज्ड मैनर, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फाइनेंस। देखिए, अगर 2 मार्कर में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट एफआरबीएम एक्ट क्या है, तो आपको 2 मार्कर में क्या लिखना है कि 2000 में ऐसे लिखना, पहले पॉइंट ही लिखना फिजिकल डेफिसिट इतना था, फिर फिजिकल डेफिसिट, फिर उसके बाद कम करने हेतु समिति बनाई गई और फिर लिखना है कि फिर एक्ट आया 2003 में और जो फिजिकल डेफिसिट था वो बिलो 3% ऑफ जीडीपी करना, ये लक्ष्य रखा गया। इतना आपको 3 लाइन में लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहला लाइन, पहला पॉइंट क्या लिखना है। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है ये, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है आपको ये, फिर तीसरा पॉइंट आपको लिखना है ये, फिर चौथा पॉइंट आपको लिखना है ये। तो ये आपको लिखना है, आपका 2 मार्कर यहाँ पे बन जाएगा। अब 7 मार्कर, मार्कर कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, तो ये एफआरबीएम का फुल फॉर्म है ये। और ये कहता है कि एफआरबीएम एक्ट का एम है टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट बाय सेटिंग टारगेट्स फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, इतनी ज्यादा इंग्लिश भी नहीं है तो मसला भी नहीं होगा। ये खालीपन इसलिए मैंने छोड़ा कि यहाँ पे कुछ हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो घिसे पिटे ऑब्जेक्टिव है, जिसको आपको आराम से, अगर 7 मार्कर में आता है तो पहले तो वो जो शुरू की, जो मैंने आपको 2 मार्कर में जो लिखना है, वो तो आपका हर चीज का इंट्रो ही हो जाएगा।
इसके बाद आपको फिर अगर ऑब्जेक्टिव आता तो ये आपको लिखना है। तो आप इस पे लिखिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नल बोरोविंग है, ठीक है, उसको क्या करना है, कम करना है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। फिर क्या करना है, भावी पीढ़ी के ऋण में ऋण बोझ को कम करके राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत इक्विटी हासिल करना है। मतलब ये करना है कि भाई फ्यूचर में कर्ज कम करना है, ठीक है, कुल जमा। इसके बाद हमें क्या करना है कि दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता लानी है, ठीक है। चौथा क्या करना है हमें कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में समन्वय बनाना है। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना है, समन्वय बनाना है, ठीक है। चौथा क्या करना है, सरकार के राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता लानी है। राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता। फिर उसके बाद क्या करना है, डेप्ट मैनेजमेंट करना है। फिर क्या करना है, हमें फिस्कल जो अनुशासन है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और उसके बाद सार्वजनिक धन प्रबंधन में सुधार करना है। तो ये इसके क्या है, उद्देश्य हैं, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास 3 मार्कर में उद्देश्य आ जाए, ठीक है, या 2 मार्कर उद्देश्य आ जाए, तो आपको क्या लिखना है, आपको पहले लिखना है वित्तीय यानी वही फिस्कल अनुशासन को संस्थागत बनाना है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। तीसरा, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, ठीक है, ये सब करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप पाएंगे कि अगर आपको मैं एक डेटा दूं कि 2000 2024-25 का बजट क्या बोला कि फिस्कल डेफिसिट कितना था, 4.9%। वहीं 2025-26 में ये 4.4% है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें, जो इसके कुछ प्रोविजन है उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीड बोला, तो नीड वही है। अब नीड क्या है भाई, कि राइजिंग फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, इसलिए इसकी नीड थी। और डेप्ट बर्डन जो था उसको कंट्रोल करना था, इंश्योर करना था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एंड इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, प्रमोट करना था रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट बजटिंग को, प्रिवेंट करना था, प्रमोट करना था, इंश्योर करना था, कंट्रोल करना था। प्रिवेंट करना था मतलब रोकना था क्या, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। भाई ये जो पॉलिसी बनाते हो बोगस, ये सब मत बनाओ, बल्कि ऐसी स्कीम बनाओ जिसमें कि स्मॉल सेविंग स्कीम टाइप की चीजें बनाओ। टू क्रिएट स्पेस फॉर प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल स्पेंडिंग, ठीक है। टू मेंटेन इंटर जनरेशनल इक्विटी, नॉट बर्डन फ्यूचर जनरेशन विद डेब्ट, ठीक। ये सब करना था। अब आते हैं प्रोविजन में इसके, जो आपको 10 मार्कर में काम आएंगे। तो 10 मार्कर में जब आपको लिखने बैठेंगे तो आपके पास 2 पन्ने हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपको पूरा वो बता देना है कि भाई साहब 2000 फिजिकल एफआरबीएम जो है, एफआरबीएम एक्ट के बारे में जैसे आपको बताना, तो आपको लिखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया पहली बार, ठीक है। तो आपको लिखना है कि 2000 में क्या हुआ था, फिजिकल डेफिसिट 6% पहुंच गया था। तो 2000 में डॉक्टर ई ए एस शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने बाद में कुछ सुझाव दिए, उसी के तहत फिर क्या बना, एफ आर बी में एक्ट 2003 में बना, जिसके मुख्य प्रावधान ये है। तो ये यहाँ पे लिखे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सब लिखे, इतना प्रावधान ये हो गया, ये प्रावधान हो गया। फिर इतने में आपको क्या लिखना है,
सम अप करना है। कैसे सम अप करना है? ये सम अप करना है आपको कि एफआरबीएम एक्ट 2003 जो है उसमें बीच बीच में कुछ प्रावधान होते रहे हैं, और उन प्रावधानों संशोधन होते रहे हैं, और उन संशोधनों संशोधनों के माध्यम से जो बजट है उसको बेहतर बनाने का ही, जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है उसको बेहतर बनाने का ही प्रयास किया गया है, और डेफिसिट को कम करने की कोशिश की गई है। और फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो मेन प्रोविजंस क्या थे? पहला, फिस्कल डेफिसिट टारगेट, तो इसको रिड्यूस करना है टू 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है। अलाउड डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 0.5% ऑफ अंडर एक्सेप्शनल कंडीशन। जैसे कि अभी कोविड 19 आ गया था, तो आपको पता होगा जब कोविड 19 आया तो सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और बहुत सारी योजनाएं चलानी, स्वनिधि स्कीम चलाई बहुत सारी, जिसमें 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को बांटे और बहुत सारी चीजें की गई। तो उसमें फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? ऊपर नीचे हो गया, मतलब और बढ़ेगा डेफिसिट। तो ये बोला गया कि भाई आप इतना डेविएशन लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 3% ऑफ जीडीपी, फिर उसके बाद अलाउड डेविएशन 0.5% प्लस माइनस, फिर रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट टू बी एलिमिनेटेड ग्रेजुअली टू अचीव अ बैलेंस्ड रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट रखा गया कि इसको भी एलिमिनेट करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको भी क्या करना है? रिड्यूस करना है। और एक बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, मतलब कि जीरो करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट टारगेट टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% ऑफ जीडीपी बाई फाइनेंशियल 2024-25। तो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर तक इसको 40% ऑफ जीडीपी करना है हमको, जो कि अभी लगभग लगभग 60-70 के आसपास है। फिर जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट का जो डेप्ट है, टारगेट फिक्स्ड एट 60% ऑफ जीडीपी। ओके। इसके अलावा ये बोला गया ट्रांसपेरेंसी मेजर्स कि गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स अलोंग विद द यूनियन बजट। तो ये सब बोला गया कि भाई गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट करे? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी अपनी प्रेजेंट करे, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी भी प्रेजेंट करे, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी दे। ये सब स्टेटमेंट्स भी दे इसके यूनियन बजट के साथ। जैसे यूनियन बजट में आप इकोनॉमिक देखते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, और इसके अलावा टैक्सेशन वाली चीजें होती हैं। इसके साथ ही साथ ये तीन चीजों को शामिल करने की बात करें कि ये सब भी जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। प्रोहिबिशन ऑन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक नेचुरल डिजास्टर और वॉर। कि भाई आरबीआई से पैसा लेने पे मनाही करता है ये, कि आरबीआई से एक्सेप्शनल केस में ही पैसा लेना है आपको। एस्केप क्लॉज, गवर्नमेंट में डेविएट फ्रॉम टारगेट्स ड्यूरिंग वॉर, नेशनल कैलेमिटी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इन सब, जैसे कि देखिए 1919 में कारगिल वॉर हुआ था, मान लीजिए 2009 में होता कारगिल वॉर, तो हम फिर ये सब भूल जाते। ठीक है। कि अभी जो है फोकस करना है, क्योंकि वहां पे आर्टिलरी चाहिए होगी और बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, तो हम पैसे खर्च होंगे। तो फिजिकल डेफिसिट 4% दिया गया, 44% पहुंच सकता है। ठीक है। मेन एस्पेक्ट क्या है इसके? तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट इसका मेन एस्पेक्ट है कि विद इन सस्टेनेबल लिमिट्स में लाना है। रेवेन्यू डेफिसिट को रिडक्शन करना है, ग्रेजुअल रिडक्शन करना ओवर टाइम। ट्रांसपेरेंसी इन बजटिंग करनी है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ फिजिकल पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है। रूल्स फॉर बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेसिव बोरोइंग। ठीक है। ये सब चीजें। फिर कुछ अमेंडमेंट्स होते रहे बीच बीच में इसमें। तो 2012 में अमेंडमेंट हुआ। तो क्या हुआ था कि एनके सिंह, नहीं एनके सिंह तो बाद में आए थे। इसमें ये था कि कुछ और इसमें प्रोविजन है, उसको मैं और आपको अच्छे से समझा दूंगा। पर इसमें अभी 2012 में अमेंडमेंट जब हुआ, ये 2003 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2012 में। इंट्रोड्यूस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये आया कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल ग्रांट्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे रेवेन्यू वाले पोर्शन में क्या होता है, एक इनकम वाला पोर्शन होता है, एक एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन होता है। इनकम वाले में आपका टैक्स नॉन टैक्स आ जाता है, एक्सपेंडिचर में आपका पेंशन, सैलरी, सब्सिडी, और इसके अन्यत्र आपका क्या क्या आता है? पेंशन, सैलरी, सब्सिडी, और ग्रांट्स, ये सब आया। अभी जो ग्रांट्स वाला पोर्शन है, इस ग्रांट्स वाले, अच्छा देखिए, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ 1 लाख करोड़ का, रेवेन्यू हुआ 80,000 करोड़ का। तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया कितने का? 20,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया भाई साहब, तो अब सरकार क्या कह रही है कि
जो हमने ग्रांट्स दिए थे, ठीक है, ग्रांट्स दिए थे तो स्टेट को मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने कुछ ग्रांट्स दिया, इसमें से उसने स्कूल बना लिए, हॉस्पिटल बना लिया, रोड बना लिए, ये सब कर लिया। अब ये सब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, पर ग्रांट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन उस ग्रांट से कैपिटल वाले पोर्शन में पैसा खर्च किया गया। तो मान लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट्स दी गई और इसमें से 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए किसमें, इन सब चीजों में। तो ये जो 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो यहाँ पे हम और क्या करेंगे, ये ये जो 1,00,000 करोड़ है ना, इसको कम करेंगे, और 80,000 करोड़ जो है ये तो इतना ही रहेगा। तो हम इसको जैसे 20,000 करोड़ है, अभी 20,000 करोड़ में से आप 750 करोड़ घटा दीजिए, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका कहलाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, याद रखिएगा आपको। फिर मैंडेटेड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क फॉर बेटर स्पेंडिंग कंट्रोल। दूसरा 2018 में अमेंडमेंट हुआ, ये बेस्ड ऑन एनके सिंह कमेटी। 2016 में एनके, ये आपके बिल्डिंग्स के लिए भी आ सकता है कि एनके सिंह कमेटी जो 2016 में बनी, वो किससे संबंधित है, तो वो एफआरबीएम में संशोधन से संबंधित है। तो एफआरबीएम एक्ट को लेकर के संशोधन जो करना था, उसके लिए एनके सिंह समिति बनी 2016 में। उसने जो सुझाव दिए उससे 2018 में अमेंडमेंट हुए। तो शिफ्टेड फोकस फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, इसमें चला गया, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट तो आपका और चीजों की वजह से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट में एक डेब्ट एक पोर्शन है, बाकी और भी चीजें होती हैं। तो जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, इसको ज्यादा फोकस करने की बात की गई, और ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 40% ऑफ जीडीपी का डेब्ट रहना चाहिए उसका मैक्सिमम, और जो जनरल गवर्नमेंट मतलब केंद्र राज्य की सरकार है उसका 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस एस्केप क्लॉज प्लस माइनस 0.5% फ्लेक्सिबिलिटी फॉर क्राइसिस, वही जो मैं आपको पहले ही बताया था। रिकमेंडेड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वैसे फिस्कल काउंसिल काउंसिल बनाई जाए फॉर मॉनिटरिंग के लिए। चेंज फोकस फ्रॉम शॉर्ट टर्म डेफिसिट कंट्रोल टू लॉन्ग टर्म फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, मतलब लंबे टाइम के लिए, मतलब हमें इसको कवर करना है तो उस पर फोकस किया जाए, ऐसा कह रहा है ये, ठीक। इसके अलावा अब इसके कुछ इम्पैक्ट पड़े क्या, कुछ असर हुआ, तो इम्प्रूव फिजिकल डिसिप्लिन, आप देखिए 6% था, तो अभी वर्तमान में 4.4% है, ठीक है। रिड्यूस हुई अनकंट्रोल्ड बोरोइंग, रिड्यूस हुई, ठीक है, पाकिस्तान की तरह अपनी इकोनॉमी तो कम से कम नहीं है। लोअर फिजिकल डेफिसिट, पाकिस्तान से तुलना करना ही बेमानी है, बट फिर भी दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। लोअर फिजिकल डेफिसिट ब्रॉट क्लोज टू 3% टारगेट इन प्री कोविड ईयर्स, ठीक। इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। बूस्टेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिट रेटिंग्स, रिड्यूस्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर, स्ट्रेंथेंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हाउएवर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, ये तो था ही। इनकरेज लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, तो ये सब चीजें इसका मतलब ये सब इम्पैक्ट पड़ा इसका। तो और कुछ है नहीं, फिर आई मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो सब तमाम चीजें थी, ये सब हमने इसमें समझी, किसमें, आपका एफआरबीएम वाले में। तो एक बार मैं शुरू से बता दूं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि भाई एफआरबीएम को मतलब बजट डेफिसिट मैनेजमेंट को लेकर के सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट कैसे बना, 2000 में 6% के आसपास फिस्कल डेफिसिट था, उसको रिड्यूस करने के लिए सुझाव चाहिए थे, तो 2000 में कमेटी बना दी डॉक्टर ई ए एस शर्मा की अध्यक्षता में। शर्मा जी ने सुझाव दिए, फिर उसका एक कानून बन गया 2003 में। 2003 में वो कानून बना, तो उसने बोला कि 3% के नीचे हमको फिस्कल डेफिसिट ले जाना है जीडीपी का। फिर उसके बाद हम देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो हम इसके उद्देश्य है कि सार्वजनिक धन प्रबंधन में सुधार करना, ठीक है, सार्वजनिक धन प्रबंधन में सुधार करना, और एक्सटर्नल बोरोविंग को कम करना, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, फ्यूचर में कर्ज कम करना, दीर्घकालिक जो हमारा व्यापक आर्थिक स्थिरता है वो लानी है, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में समन्वय लाना है, राजकोषीय संचालन में ट्रांसपेरेंसी लानी है, डेप्ट मैनेजमेंट करना है, और फिस्कल डिसिप्लिन मैनेज करना है, और आरबीआई से लोन कम करना है। नीड क्या थी इसकी, टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट एंड डेप्ट डिवेंचर। इंश्योर क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस।
प्रमोट करना है क्या, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट बजटिंग प्रिवेंट करना है क्या, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। ठीक, पॉपुलिस्ट पॉलिसी समझते होंगे आपकी ये लाडली बहना योजना है, ये सब योजना। टू क्रिएट स्पेस फॉर प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल स्पेंडिंग, टू मेंटेन इंटर जनरेशनल इक्विटी, नॉट बर्डन फ्यूचर जनरेशन विद डेब्ट। ठीक, तत्पश्चात मेन प्रोविजन कुछ है। तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखा गया टू बी रिड्यूस्ड टू 3% ऑफ जीडीपी, 0.5% का ऊपर नीचे चलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट टू बी एलिमिनेटेड ग्रेजुअली टू अचीव अ बैलेंस्ड रेवेन्यू अकाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट टारगेट टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% ऑफ जीडीपी बाई फाइनेंशियल 2024-25। जनरल गवर्नमेंट ने कल ही बोला गया कि 60% ऑफ जीडीपी आपका रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मेजर कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी लाओ, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी लाओ, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाओ, ये सब यूनियन बजट के साथ रखो। प्रोहिबिशन ऑन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो आरबीआई से पैसा लेने की मनाही है। कुछ नेचुरल डिजास्टर वॉर आ जाए तो अलग बात है। एस्केप क्लॉज, गवर्नमेंट में डेविएट फ्रॉम टारगेट्स ड्यूरिंग वॉर, नेशनल कैलामिटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके अन्यत्र इसमें बाद में आते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा लास्ट में। तो कंक्लूजन ये है दादा कि आपको लिखना है कि देखिए, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट 6% था 2000 में, तो प्री कोविड में 3% के नियर बाई आ गया था। बट धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए हमने अभी इसको 4.4% में ले आया है। 2024-25 में यही 4.9 था। तो कंटिन्यूसली हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। और फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट भी जो हमारा, वो भी मतलब कम हुआ है समय के साथ साथ। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि, ठीक है, ये इतना बताया आपने। इसके बाद आपको लिखना है कि और साथ ही साथ में जो सरकार है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल जो क्षेत्र है उसका बजट बढ़ रहा है। तो एफआरबीएम एक्ट जो है ये लाभकारी सिद्ध हुआ है और समय समय पर जो इस पर संशोधन होते रहे हैं, उसने भी जो इकोनॉमी है उसको पंख दिए हैं। इतना हो गया। और विकसित भारत, अमृत भारत और 2047 में जो विकसित भारत बनाने का सपना है उसको, उसकी ओर हम अग्रसर हो रखे हैं। ऐसा बस इतना लिख देना है आपको। अब यहाँ पे मैं आपको एक डेटा, जो आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, इसको आपको 20 बार रट डालना है कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। अब ये 2026 में जो आपका बजट आएगा वो बदल जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन अभी आपको याद रखना है। और रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना है, आपका 1.5% ऑफ जीडीपी। फिर आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 0% ऑफ जीडीपी। और आपका इफेक्टिव रेवेन्यू, अरे कहाँ गए चार्जर साहब। और आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 0.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये तमाम जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। ये सब तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक, तो ये था हमारा ये होलसम वीडियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2025 बजट। ठीक है, आपको लगेगा 2026 बजट की बात है, 2025 के बजट का डेटा है ये। तो अभी तक तो काम आएगा आपका, अगर मेंस हो गया 2025 में या 2026 जनवरी तक में, तो नहीं तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, एफआरबीएम एक्ट। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.